Again, welcome 10th class. In the last video, we have discussed about the making of nationalism in Europe. इसमें हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सो एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और मिडिलमैन तीनों कॉन्सेप्ट हमने किए थे जो कि सोसाइटी के तीनों पार्ट थे. एरिस्टोक्रेट दैट मीन्स एलाइट या सुपर रिच स्मॉल ग्रुप में थे. दूसरे पीजेंट्री जो फार्मर्स या फार्म लेबर्स थे. एंड थर्ड वन मिडिल मैन जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक जनरेट होकर न्यू एक कैटेगरी बनी थी सोसाइटी में. अब इसमें क्या था, एरिस्टोक्रेसी को नेशनलिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दैट मीन्स उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं था. पीजेंट्स इनको नहीं था. और सबसे ज़्यादा जो था वो मिडिल मैन को इसमें इंटरेस्ट था क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र यही लोग कर रहे थे. सो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाला और इसी के साथ दो नई आइडियोलॉजी सामने आई जो कि पहली थी नेशनल यूनिटी एंड सेकंड वन लिबरल नेशनलिज्म. अब नेशनल यूनिटी की अगर हम बात करें सो नेशनल यूनिटी में एक साथ जो कॉमन हो सकते हैं कल्चर उनकी ज़रूरत थी, लैंग्वेज, टेरिटरी, ट्रेडिशन, ये लगभग अप्रोक्सीमेट सेम हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे. बेसिकली कल्चर सेम हो सकता था, टेरिटरी सेम हो सकती थी, ट्रेडिशन सेम हो सकता था, लेकिन लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने थे क्योंकि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश काफ़ी सारी लैंग्वेजेस वो लोग स्पीक करते थे. यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ सकती थी. लेकिन दूसरी एक जो कॉमन चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सब लोगों के लिए कॉमन थी, वो क्या थी, वो थी लिबरल नेशनलिज्म. अब इसमें क्या हो सकता था, देखिए सबसे पहले फ्रीडम सभी को चाहिए, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, चाहे वो पीजेंट्री है या वो मिडिलमैन है, सभी को फ्रीडम चाहिए. इंडिविजुअल फ्रीडम सभी को चाहिए थी. तो इस बेस पर सभी लोग टुगेदर हो सकते थे. सेकंड था डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दैट मीन्स मोनार्की नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए. डेमोक्रेसी दैट मीन्स रूल ऑफ पीपल. अब इन केस अगर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए. अब एक प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी. आप कहोगे कि सर डेमोक्रेसी और मोनार्की एक साथ, नाइन्थ में तो हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों डिफरेंस हैं, अलग हैं. हाँ, दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोनों का मिक्सचर है. दैट मीन्स मोनार्क के पास अब एब्सोल्यूट पावर नहीं होंगी. वो रूल तो करेगा लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा. इसका मतलब है कि जो एक कैबिनेट लोगों ने अपने लिए सेलेक्ट की है, उन्होंने जो रूल्स बनाए वही उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे. दैट मीन्स वो अब एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं है, वो अब फ्री नहीं है, वो बाउंड है लोगों के लिए. जिससे कि अभी आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पर क्वीन है, वो कंटिन्यू है, वहाँ की क्वीन है, लेकिन सारा रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया. सो वो लोग चाहते थे या तो कंप्लीट डेमोक्रेसी हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो. इस पर सभी लोगों की नीड थी. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी राइट्स. प्रॉपर्टी राइट्स दैट मीन्स जैसे लुइस 16 के टाइम में था कि लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, बाकी सारे उसी तरीके से, और दूसरी जो मोनार्कीज थी उनमें भी सेम कंडीशन ऑब्वियसली होगी ही. सो वो क्या चाहते थे कि प्रॉपर्टी राइट्स सभी के पास होने चाहिए. और इसमें क्योंकि जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था या उसमें आपने फाउंड किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में वीमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो लोग डिमांड करते थे कि प्रॉपर्टी राइट सभी को होना चाहिए, उसमें वीमेन को भी शामिल होना चाहिए. विमेन उसमें शामिल क्यों ना हो, राइट उनको भी इक्वल मिलना चाहिए. वो लोग इस बात को लेकर भी एक मत थे या वो लोग चाहते थे. नेक्स्ट था रिमूव ट्रेड बैरियर्स. अब रिमूव ट्रेड बैरियर्स, देखिए नेपोलियन के टाइम में, जैसे कि हम दोबारा बात करें नेपोलियन की, तो नेपोलियन के टाइम में क्या था, ट्रेड बैरियर्स थे. 39 उन्होंने स्टेट्स या टेरिटरी रखी थी, लेकिन उनमें अलग अलग
टैक्सेशन था, अलग अलग टैक्स लगते थे, करेंसी अलग अलग थी। अगर किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उसको काफ़ी सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, तो उससे क्या होता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती थी। तो वो लोग चाहते थे कि ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। दैट मीन्स सेम करेंसी हो, ऐसा ना हो कि एक स्टेट के अलग है दूसरे के अलग है, उनकी वैल्यू आपस में डिफ़र करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी करेंसी है वो बिल्कुल इक्वल हो जानी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। एक ही ए स्टेट में भी करेंसी की वैल्यू वही हो, सो बी में भी उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए और ज़्यादा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो वो लोग डिमांड करते थे वो था राइट टू वोट फॉर ऑल। सभी लोगों को वोट देने का राइट होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना सभी के पास प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनको भी वोट देने का राइट होना चाहिए। वीमेन है, उनके पास प्रॉपर्टी हो, लेकिन क्योंकि उन्हें पहले वोट देने का राइट नहीं था तो उनके पास भी होना चाहिए। तो एक डिमांड थी कि राइट टू वोट फॉर ऑल, सभी लोगों को वोट देने का राइट होना चाहिए। इस पर भी सभी लोगों की कॉमन आइडियोलॉजी थी या कॉमन सबकी नीड थी, सब लोग मांगते थे। इसके साथ एक जो बेसिकली सब लोग डिमांड करते थे वो थी रिमूव ऑटोक्रेसी। पॉप और चर्च उस टाइम पर फ्रांस में भी पहले ऐसी था, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं के पास था, वो लोग फ्री थे। बोले अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, ऑटोक्रेसी को बिल्कुल ही रिमूव कर देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। अब एक बात आती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों ने सबने आपस में सलाह की, मिलकर बैठ गए, बोले ठीक है भाई अब ये सारा चीज़ें ख़त्म करो और जो जो डिमांड है वो सारी अप्लाई करा लो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। अब ऐसा पॉसिबल नहीं था, वो रसगुल्ले की तरह थोड़े ना है कि बाउल में रखा उठाया और खा लिया, इसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ता। सो वो सब कुछ कैसे हुआ, नेशनलिज्म कैसे आया, किस तरीके से नेशनलिज्म को अप्लाई किया गया, हाउ इट कुड केम, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस सब को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। टिल देन स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू।